बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंस अब आप बड़ी हद तक आगे जाता चला जा रहा है और आई होप कि अब आप फाइनेंस को थोड़ा सा एंजॉय भी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि अब हम प्रेजेंट वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है और इसको हम कैसे आगे लेकर चलेंगे। हमने प्रेजेंट वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट देखा था कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, अमाउंट बोरोड कैलकुलेट करने के काम आ जाती है। एक सेकंड कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ लीज्ड एसेट को कैलकुलेट करने के काम भी आ जाती है, ठीक है ना। हमने कहा था कॉस्ट ऑफ लीज्ड एसेट कैन बी कैलकुलेटेड विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। इसके ज़रिए से हमने ये बात की थी कि हम इस तरह से भी जो है वो अपनी कैलकुलेट कर पाएंगे। नाउ अगर हम एक चीज़ को और थोड़ा सा देखें तो हमने इसके ऊपर ये क्वेश्चन अस्करी लीजिंग वाला कर लिया था, अशरफ वाला कर लिया था। मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोई एक क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करके फिर थोड़ा और आगे की तरफ मूव करते हैं। मसलन जी देखिए जी, हमारे पास स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। मिस्टर कामरान हैज परचेज्ड अ होंडा सिविक कॉस्टिंग मीन्स कॉस्ट तो पहले ही गिवन है। अब वो वेरिएंट वाली बात आ रही है ना। हमने कहा था कि ये सवाल है, अब इसके डिफरेंट वेरिएंट हो सकते हैं, कभी कोई चीज़ निकालनी पड़ सकती है, कभी कोई चीज़ निकालनी पड़ सकती है। मिस्टर कामरान हैज परचेज्ड अ होंडा सिविक costing 2.8 million by leasing from Atlas Leasing Company for a period of 5 years. Down payment 500,000 was made. How much equal monthly rental is required to be made if interest charged by leasing company is 15% compounded monthly? हमें एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है, अगरचे वो सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा एंड में, क्योंकि ये वाला काम हमारा बहुत मेजर नहीं है। जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट आप कैसे करना चाह रहे हो? मंथली। कंपाउंडिंग क्या हो रही है? मंथली। इसको हम सिंपल एनविटी भी बोल रहे हैं ना। अगर ऑर्डिनरी है तो सिंपल ऑर्डिनरी, अगर ड्यू है तो सिंपल ड्यू, अगर डेफर्ड है तो सिंपल डेफर्ड। इसके लिए हम टर्म सिंपल बोल रहे थे। ओके, तो जी हम इसके बाद आए, क्या कुछ गिवन है? कॉस्ट गिवन है। अगर मैं गिवन डाटा यहां लिखता हूं तो मेरे पास कॉस्ट गिवन है 2.8 मिलियन कॉस्ट आ रही है मेरे पास। डाउन पेमेंट गिवन है, कितनी है जी डाउन पेमेंट आपकी? 500,000। डाउन पेमेंट हमने कब पे की होती है जी? आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, एट द टाइम ऑफ लीज। जब कोई चीज़ आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं उस वक्त जो एडवांस में हम पैसे दे देते हैं उसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं। और डाउन पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज ये तो पहली आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है। इधर हम चीज़ ले रहे हैं, उधर हम पैसे दे रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू तो हमें उस चीज़ की लेनी पड़ रही होती है जो हमने चीज़ आज ले ली है, पेमेंट बाद में करेंगे। 1 मंथ, 1 ईयर, 1 क्वार्टर, किसी भी बाद के पीरियड में पेमेंट कर रहे हो तो डाउन पेमेंट हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ही होती है। इसके बाद हमें क्या गिवन है? RN गिवन है 15% कंपाउंडेड मंथली। ऐसे है ना। अब ये डाटा आपके पास गिवन है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? उसने हमारे से पूछा क्या है, कितना रेंटल देना पड़ेगा। हमारे पास फॉर्मूला था कॉस्ट इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स। अब क्योंकि एनविटी बनेगी ना, जो भी हम इक्वल मंथली रेंटल देना है हमने, तो एनविटी बन जाएगी। अब जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में जाता जाएगा। अब मुझे बताएं कि एनविटी बन रही है, कौन सी एनविटी बन रही है? ऑर्डिनरी बन रही है, ड्यू बन रही है, या डिलेड बन रही है? अब आप पढ़िए सवाल को और देखिए कैसे सोचते हैं। हमने 3 बातें भी की थी कि ऑर्डिनरी एनविटी की पहली कंडीशन क्या है? एग्जामिनर क्लियरली हमें बता दे कि पहला रेंटल एट द एंड ऑफ पीरियड 1 होगा।
यहां हमें कहीं क्लैरिटी में कोई बात नजर नहीं आ रही। दूसरी बात हमने की थी कि एग्जामिनर ये बता दे कि रेंटल एंड पर पे हो रहा है और बिल्कुल खामोश हो जाए, तो हमने कहा हम इसको भी ऑर्डिनरी एज्यूम करेंगे। तीसरा हमने कहा था कि एग्जामिनर बस रेंटल बता दे, एंड भी ना बताए, स्टार्ट भी ना बताए, तो तब भी हम इसे ऑर्डिनरी, इसी वजह से तो इसे ऑर्डिनरी कह रहे हैं ना, कि ये वो ऑर्डिनरी चीजें, ऑर्डिनरी में हम मिस कर जाते हैं ना, कोई चीज नहीं बताते, एक ऑर्डिनरी बात है जी, तो ऑर्डिनरी एनविटी। तो इस पर वो तीसरे वाला उसूल लगेगा, हाउ मच इक्वल मंथली रेंटल इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। इक्वल मंथली रेंटल पे करें, कब पे करें, कुछ गिवन नहीं है, स्टार्ट में पे करें, एंड में पे करें, कुछ गिवन नहीं है, ऑर्डिनरी एनविटी। कितने सालों के लिए? 5 ईयर। इसका मतलब है एनविटी क्या बनी? 1 to 60, 5 ईयर में 60 मंथ आ रहे होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नाउ सारा डेटा आपके पास आ गया, मैं यहां पुट कर देता हूं, कॉस्ट इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर पी रेज टू पावर माइनस एन ओवर आर पी। बस ये डेटा उठा के यहां पुट करे, बाकी तो काम आपका कैलकुलेटर खुद ही कर रहा होगा। कॉस्ट कितनी है जी? 2.8 मिलियन है आपके पास, इज इक्वल टू डाउन पेमेंट कितनी है जी? 500,000 प्लस रेंटल निकालना है, ये एक्स हो गया, इनटू 1 माइनस, अब आर एन गिवन है, यहां से हमने आर पी निकाल लिया। ये तो हमारा बिल्कुल स्टैंडर्ड हर क्वेश्चन का प्रोसीजर है, इनटू 1.0125 रेज टू पावर माइनस 60 ओवर 0.0125। तो बस यहां से एक्स आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेटर में आप सॉल्व करेंगे सिंपली, तो ये आंसर आ जाएगा जी 54,716.83। ये रेंटल बनेगा आपका। अब सम टाइम वो डाउन पेमेंट हो सकता है रेंटल भी बता देता, इसी क्वेश्चन में कहता बताइए जी मिस्टर कामरान ने कितने डाउन पेमेंट दी थी, या जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे डाउन पेमेंट वो बतला रहा था, रेंटल बतला रहा था, तो कॉस्ट पूछ रहा था। हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसके अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स आ सकते हैं, वही आपको बताकर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं उसी को। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, तो एक चीज बची, अब मैं डिस्कस कर देता हूं, कैलकुलेट आप कर लेंगे। एटलस लीजिंग इज ऑफरिंग होंडा सिविक हैविंग प्राइस, अब ये प्राइस जरा पुरानी होगी, अब तो ये प्राइस ख्वाब लगना शुरू होगी यहाँ, अब तो सिविक की प्राइस ये नहीं रही। ओके, 2.8 मिलियन अगेंस्ट डाउन पेमेंट ऑफ 300,000 एंड मंथली रेंटल ऑफ 59,477 फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। सब कुछ दे दिया, कॉस्ट भी दे दी, कॉस्ट गिवन हो गई, डाउन पेमेंट गिवन हो गई, रेंटल गिवन हो गया, तो मिसिंग क्या है? व्हाट इंटरेस्ट रेट बैंक इज चार्जिंग इन दिस ऑफर। अब हमें एक बात सोचनी पड़ेगी, अमूमन हमारा सवाल जो होता है वो कैसे होता है? सिंपल एन्युटी। हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं? रेंटल कैसे है? मंथली, तो इसका मतलब है रेट क्या होगा? कंपाउंडेड मंथली। तो हमें आर एन निकालना है, लेकिन आपको मालूम है आपके फार्मूला से पहले आर पी निकलेगा, फिर हम आर पी को आर एन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे? आर पी मल्टीप्लाइड बाय सी एफ। ये सारा काम हम ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़कर आए हुए हैं। अब इन चीज़ों से नहीं आपने डरना, हो ये क्या हो गया सवाल में। देखिए हमने टूल्स अपने साथ लिए हैं ना,
नॉमिनल रेट को पीरियोडिक रेट में कैसे चेंज करते हैं, पीरियोडिक रेट को नॉमिनल में कैसे करते हैं, इन दोनों को अफेक्टिव में, ये काम ऑलरेडी हम एनवीटी शुरू करने से पहले भी कर चुके हैं। फिर एनवीटी में भी हर सवाल में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं कि जब भी रेट का सवाल आ जाए तो आप एकदम से मेरी तरफ देखना शुरू कर दें कि ओहो अब ये क्या हो गया। नहीं, अब आपने करना है इसको। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिखूं जी, कॉस्ट इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट इज इक्वल टू, ओके, कॉस्ट इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस एक्स ओवर 100 रेज़ टू पावर माइनस n ओवर x बाई 100। ये बात याद है आपको? जब हम रेट पुट करते हैं तो क्योंकि हमारे पास पायरेटेड कैलकुलेटर्स आ रहे होते हैं तो हम x ओवर 100 ही करके पुट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ताकि कैलकुलेटर अगर आपका वो फंक्शन उसमें मिसिंग भी है तो आपका सॉल्व हो जाए। तो बस आपने यहाँ डेटा पुट कर देते हैं, बाकी तो काम कैलकुलेटर में खुद ही कर लेना। यहाँ से रेट आ जाएगा आपके पास, जो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी उसको फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि मंथली है ना। यहाँ से 1 पॉइंट, यहाँ से जब आप x निकालेंगे ना तो x आपका आएगा 1.25%। तो ये बेसिकली क्या होगा, RP होगा। तो आप इसको RN में कन्वर्ट करेंगे, 1.25 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 15% कंपाउंडेड मंथली। तो ऐसे कर रहे होंगे आप, ओके। सो आई होप कि अब आप इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं। हमने प्रेजेंट वैल्यू के 2 एस्पेक्ट ज़रा डिटेल में देख लिए हैं। उनमें से एक एस्पेक्ट यही था कि अमाउंट बोरोड, लोन कैसे निकलता है। दूसरा एस्पेक्ट था कि अगर लीज्ड एसेट है, उसकी कोई ट्रांजैक्शन है तो उसकी अगर कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकलेगी, डाउन पेमेंट, रेंटल, इनमें से कोई चीज़ अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे चलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये वाली टाइप का सवाल आपको कहीं प्रॉब्लम करेगा। नोट्स में आपको ये सारे सवाल इस तरह से नज़र आ रहे होंगे। फिलहाल तो अभी आपने इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर चलना है। पहला काम आपको मालूम है, हमने इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले काम करना है, फिर आगे चलना। अच्छा जी, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन पहले आप पिछले 2-3 क्वेश्चन को अच्छी तरह अपनी ग्रिप में करने के बाद इसको टेकअप करेंगे। पिछले क्वेश्चन अगर आपने किए नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन को भी आप समझेंगे तो इतनी अच्छी समझ नहीं आएगी। खैर है, नहीं हो, करते हैं जी। एंड्रयू पेड 20,000 एज अ डाउन पेमेंट टुवर्ड द परचेज ऑफ ए मशीन एंड रिसीव्ड अ लोन फॉर द बैलेंस अमाउंट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड मंथली। 12% कंपाउंडेड मंथली, RN हो गया। He settled the loan in 10 years by paying 1,500 at the end of every month. Very good scenario. उसने बताया एंड्रयू ने एक मशीन परचेज की है, लीज पर ली है, 20,000 उसने डाउन पेमेंट दे दिया है और 1,500 का वो रेंटल पे कर रहा है। What was the purchase price of the machine? What was the purchase price of the machine? Cost? कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट का फार्मूला आपको पता है, कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ लीज्ड एसेट, डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स। सबसे ज्यादा जो चीज आपके काम आएगी ना एग्जाम में, ऑर्डिनरी एनवीटी के सवाल अमूमन ज्यादा होते हैं, तो जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी, जो एजम्पशन आपको सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी, वो तीसरे वाली एजम्पशन है, व्हेन द एग्जामिनर इज टोटली साइलेंट। लुक एट द क्वेश्चन।
पहले रेंटल का जिक्र एग्जामिनर आमतौर पे नहीं करता, क्योंकि जब उसने ऑर्डिनरी एन्युटी बतानी है कहता बच्चा खुद ही अज्यूम कर ले। सम टाइम एंड का भी जिक्र नहीं करता। वो हमारी 3 अजम्पशन की जो बात हमने की थी उसके ऊपर नजर बार बार डाला करें। ओके, तो इसका मतलब है ऑर्डिनरी एन्युटी है, कितने अरसे की है, कितने अरसे की है? द बैलेंस अमाउंट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%, ही सेटल द लोन इन 10 ईयर्स। तो एन्युटी कैसे लिखूं? 1 to 120, 10 ईयर में 120 माह आ जाएंगे ना। वह कुछ भी नहीं करना, उठाएं डाटा डाल दे इसमें। क्या ख्याल है? बट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी गुड, कि जहाँ से आपको थोड़ा रियल सिनेरियो समझ आए, बातें समझ आए, चीज़ें समझ आए। तो डाउन पेमेंट है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल गिवन है, उसको ले लें तो आपका कैलकुलेट हो जाना चाहिए। What was the total amount paid to settle the loan? Total amount paid, R into N. Total amount paid to settle the loan. Loan. Down payment इसमें शामिल नहीं होगी. And what was the amount of interest charged? Amount of interest. इंटरेस्ट निकालना हो ना, इसको मैं किसी सवाल में दोबारा आपको टेकअप करूंगा एक दफा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या जी? अमाउंट पेड माइनस, अब यहां समझना है आपने, ठीक है ना? इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ, हमने कितना लोन लिया था, कितने पैसे दिए, इसका डिफरेंस अमाउंट पेड इंटरेस्ट निकल आएगा। तो लॉजिकली समझना है, लेकिन एक लेक्चर में मैं इंटरेस्ट के ऊपर ही टोटल गुफ्तगू करूंगा, ताकि ज़रा ये बातें कंपैरिजन में आपको समझ आ जाएं। इंटरेस्ट अर्नड के सिनेरियो क्या हो सकते हैं, पेड के सिनेरियो क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी हम अलग से भी बात करेंगे ताकि चीज़ें थोड़ा फर्दर ग्रिप में आ जाएं। फिलहाल ये सवाल तो आप कर लेंगे। अच्छा जी, ओके। हमने कहा था ना एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट वैल्यू, एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। इस बिल्डिंग के ये 2 ब्लॉक तो हमारे कंप्लीट हो गए, नंबर 1, नंबर 2। तीसरा पॉइंट लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? बिल्डिंग का तीसरा पॉइंट क्या है? हाउ मच अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड टुडे to receive a particular future cash flow could be calculated with the help of present value of that future cash flow। मैं सिनेरियो समझाता हूं, फिर इंग्लिश को दोबारा पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि जब मेरा बेटा या एक शख्स चाहता है कि जब उसका बेटा हायर स्टडीज में जाए तो उसको बैंक से 25,000 रुपीज हर महीने मिलते रहे। आज बैंक में वो कितने पैसे जमा करवा दे कि बैंक ये ट्रांजैक्शन कर दे? चलें एक और तरह से समझाने की कोशिश करते हैं बात आपको। फर्ज करें एक शख्स के यहाँ औलाद पैदा होती है, वो कहता है यार जब ये 5 ईयर का या 4 ईयर का होगा और ये स्कूल जाएगा, चले हम 5 ईयर से अज्यूम कर लेते हैं, स्कूल तो आजकल जल्दी बच्चे जाना शुरू हो जाते हैं। जब मेरा बच्चा 5 ईयर का हो, बच्चा या बच्ची, जेंडर को डोमिनेट हरगिज़ नहीं कर रहे, वैसे बच्चा मैंने बोल दिया, औलाद के लिए लफ्ज़ बच्चा मैंने बोल दिया। तो जब मेरा बच्चा 5th क्लास में जाए तो बैंक से मुझे हर महीने 25,000 रुपया मिलना शुरू हो जाए ताकि इसकी एजुकेशन के एक्सपेंस वहाँ से मीट हो जाए। वो कहता है मैं आज कितने पैसे बैंक में जमा करवा दूं कि अगले 10 साल तक बैंक वाला मुझे 25,000 हर माह देता जाए। अगर किसी बंदे ने ऐसी कोई ट्रांजैक्शन क्रिएट करनी है तो कैसे निकलेगी? ये हम थर्ड बुनियाद वो बना रहे हैं। देखिए अब पढ़िए, थोड़ी सी आपको बात समझ आएगी। अब देखिए, हाउ मच अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड टुडे, आज वो बंदा कितने पैसे इन्वेस्ट कर दे के टू रिसीव अ पर्टिकुलर फ्यूचर कैश फ्लो। पर्टिकुलर 25,000
अगले 5 साल या अगले 10 साल या अगले 8 साल, पर्टिकुलर कैश फ्लो। आप फ्यूचर में कोई एक अमाउंट रिसीव करना चाहते हैं और बैंक में आज पैसे जमा करवाना चाहते हैं कि ये पैसे मैं आपको आज दे रहा हूं, आप अगले 2 साल 5 साल वट एवर द टाइम फ्रेम इज मुझे ये अमाउंट पे करेंगे। तो कैसे पता चले कि बैंक को कितने पैसे देने? वो कहता है कुड बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। अच्छा जी, चले इस बात को मैं थोड़ा सा सिनेरियो में ही ले आता हूं आपको, तो वहां से समझ आएगी। टॉम इज गोइंग टू रिटायर टूडे। आपको पता है जब कोई शख्स रिटायर होता है तो अगर वो किसी थोड़ी अच्छी बेटर ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो रहा है तो उसको कुछ फंड्स मिलते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं, लमसम एक अमाउंट मिलती है, कोई उसकी ग्रेजुएटी, कोई और इस तरह के डिफरेंट फंड्स जो हैं उससे उसे एक लमसम पेमेंट आ रही होती है। टॉम इज गोइंग टू रिटायर टूडे एंड वांट टू रिसीव 75,000 एवरी मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ दिस मंथ। टॉम आज रिटायर हो रहा है। आज का मतलब क्या है? टुडे, T0। टॉम को आज तो कुछ पैसे मिले हैं, लेकिन उसको एक फिक्र लग गई, यार ये जो पैसे मिले हैं अगर मैं इसमें से ही खाता जाऊंगा फिर तो ख़त्म हो जाएंगे। इंसानी फियर्स, आपको पता है ना, हम अल्लाह के राज़िक होने पर ज़रा हमारा ईमान थोड़ा कमज़ोर होता है। तो लग रहा है कि यार ये तो पैसे मैं सारे खा जाऊंगा अगर इसमें से, तो काम ख़राब हो जाएगा। टॉम ने अपने घर का थोड़ा एक्सपेंस देखा, उसने कहा यार 75,000 रुपीज़ मुझे हर महीने मिल जाया करें कहीं से, ताकि मेरा किचन का खर्चा वहाँ से चलता जाए, मेरे घर का खर्चा वहाँ से चलता जाए। कितने अरसे तक? 5 साल तक। चलें ये 5 साल क्यों है ये बाद में बताता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ दिस मंथ, वो कहता है हर महीने के आखिर पर जैसे मुझे सैलरी मिलती थी ऐसे अब मुझे 75,000 बैंक से मिल जाया करें ताकि मैं घर का खर्चा चला दूँ। जिस बैंक से वो जा रहा है वो बैंक लोगों को 15% कंपाउंडेड मंथली ऑफर करता है। वो कहता है बताइए वो जो टॉम को लमसम अमाउंट मिली है उसमें से कितने पैसे बैंक में रखवा दे। What amount Tom has to deposit today? आज कितने पैसे रखवा दे कि बैंक वाला उसको 75,000 रुपीज़ पर मंथ अगले 5 साल तक पे करता जाए। 5 साल के बाद हो सकता है कई सारे सिनेरियो हो सकते हैं। टॉम को लग रहा हो कि उसका बच्चा बाहर पढ़ने गया हुआ है, फिर वो आ जाएगा, फिर तो वो वहाँ से भी तनख्वाह आ जाएगी। या टॉम को अपने हेल्थ इश्यूज देख के लग रहा हो कि यार मैंने 5 साल जिंदा रहना है तो चलो 5 साल तो पैसे आए ना। तो इस 5 ईयर की कोई भी लॉजिक हो सकती है। जब हम फाइनेंस आगे पढ़ेंगे ये हम 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर फॉर एवर भी बना सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फाइनेंस आगे चले बात भी डिस्कस हो रही होगी। अच्छा जी, तो क्या करें? ये वही सिनेरियो है। हाउ मच अमाउंट शुड आई इन्वेस्ट टुडे टू रिसीव अ पर्टिकुलर फ्यूचर कैश फ्लो? क्या कैश फ्लो रिसीव करना चाहते हैं आप? हर माह 75,000 रिसीव करना चाहते हैं एक बार। अच्छा जी, कब शुरू होगा? T1 से। कब तक? T60 तक। मंथली जो लेनी है आपने। बैंक क्या ऑफर कर रहा है? 15% कंपाउंडेड मंथली। तो आरपी क्या बन गया? 1.25 पर मंथ। परसेंट भी लगा दो। अच्छा, तो क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। कितने पैसे आज जमा करवा दें? हाउ मच अमाउंट टॉम हैज टू डिपॉजिट टुडे। तो सिंपल सा डाटा है जी, देखिए आप जरा गौर करें इसके ऊपर। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये तो सिनेरियो बना रहे हैं कि एग्जामिनर, अब बेसिकली क्या हो रहा है, एग्जामिनर हमें अपने मुंह से डायरेक्ट नहीं कहना चाहता कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। रादर देन दिस, एग्जामिनर क्या चाहता है? इनडायरेक्टली पता लगे कि अच्छा प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना? तो निकालिए जी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर पी रेज़ टू पावर माइनस n ओवर आर पी। अच्छा जी, आर कितना है हमारे पास? 75,000 इंटू 1 माइनस 1.0125
-60 ओवर 0.0125। ओके। अच्छा, कुछ बच्चों का मुझे कमेंट आया कि सर हमें कैलकुलेटर में ये डाटा फीड नहीं करना आ रहा। तो चले मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कि डाटा आपने कैलकुलेटर में कैसे फीड करना है। ठीक है, तो देखिए जी ज़रा, ये आपके सामने स्क्रीन पर फिर कैलकुलेटर आ रहा है जी। क्या फीड करना है जी? फीड करना है आपने 75,000। ओके, मैं आपको कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ। ओके, चले ये काम हम कल के लेक्चर में मैं आपको करवा दूंगा। इसमें टाइम इस वक्त थोड़ा सा यहाँ एट द स्पॉट थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, तो जी अब इसके अंदर डाटा पुट कीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली आपने करना कुछ नहीं है, हर सिनेरियो में एक ही काम हम किए जा रहे हैं। हम फाइनेंस को लंबा ज़रूर किए जा रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, लेकिन नेट शेल एक ही काम कर रहे हैं। आप और हम एक प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अ फॉर्म वांट टू डिपॉजिट एनफ अमाउंट in an account to provide for insurance payment over a next 5 years. Payment of 27,500 must be made each quarter. Account yield 8% annual rate compounded quarterly. How much? वही बात, 5 सालों तक अब पेमेंट क्वार्टरली करनी है। क्वार्टरली 5 ईयर के क्वार्टर बनाइए जी, 1 to 20। अब एंड लिखा है नहीं लिखा है, ये वही वाली बात है कि हमने हमेशा नॉर्मल अज्यूम करना है, नॉर्मल अज्यूम करना है आपने। अच्छा जी, जब हमने नॉर्मल अज्यूम करना है तो अगर एंड गिवन है तब नहीं गिवन है, वो साइलेंट वाली बात, 3 ऑप्शन। ओके, आर कितना चाहिए जी आपको? 27,500। एन तो ऊपर से आ ही गया 20। आर एन कितना है? 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आर पी कितना हो गया? 2%। 8 डिवाइडेड बाय 4, 2%। तो बस प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना, सिंपल। देखें, 1 2 3 क्वेश्चन को जब आप तवज्जो से कर लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा यार करना कुछ नहीं है। सिंपल हमने क्वेश्चन किया, डाटा ट्रेस करना है, क्वेश्चन में पुट करना है, ये काम हमारा हो जाया करेगा। ओके, आगे चलते हैं जी। उसी बिल्डिंग को जिसको हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 5 डिफरेंट एस्पेक्ट देखना चाह रहे थे, उसके अंदर अब हमारा एस्पेक्ट नंबर 1 आ गया, बोरोड अमाउंट वाला आ गया, कॉस्ट ऑफ लीज एसेट आ गया, आज कितनी इन्वेस्टमेंट करें कि फ्यूचर में एक अमाउंट मिलती रहे। ये 3 बातें तो हम कर चुके हैं। 4th वन को ऐड करते हैं, प्राइस ऑफ एसेट, रादर मैक्सिमम प्राइस ऑफ एसेट हम इसको बोलेंगे। आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, कोई एसेट परचेज करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस परचेज करने जा रहे हैं, इस बिजनेस की मैक्सिमम प्राइस कितनी पे करूं? आपको एक चलता हुआ कॉलेज बिकता हुआ नजर आ रहा है, आपको एक पेट्रोल पंप बिकता हुआ नजर आ रहा है, कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट बिकता हुआ नजर आ रहा है, कोई इंडस्ट्री बिकती हुई नजर आ रही है। यार मैं कितने की खरीद लूँ? इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम प्राइस। जैसे जब आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, बाइक खरीदने जाते हैं, कोई प्लॉट खरीदने जाते हैं, तो आप उसकी एवेल्युएशन करते हैं ना कि यार बस इतने का बनता है भाई, इतने का देना है तो दे दो। फाइनेंस हमें क्या बता रही है? किसी चीज की कीमत मैक्सिमम, पर्टिकुलरली किसी एसेट की प्राइस क्या हो सकती है? ठीक है, किसी एसेट की प्राइस मैक्सिमम क्या हो सकती है, ये बात हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस बात को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज
shows the maximum price of asset or project which we can pay to earn the required rate of return। मैं आपको समझाता हूँ इस बात को, यहाँ लिखता हूँ इसको। वो कह रहे जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, बल्कि फ्यूचर में नेट का लफ्ज भी लगाता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। कोई कारोबार आप कर रहे हैं ना, उससे नेट कैश फ्लो कितना आ रहा है, यानी खर्चे निकालकर जो पैसे आपको आएंगे वो कितने होंगे। आपने कोई एक शॉप परचेज कर ली, उसमें से अगर डे के एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो आपको शाम को 20,000 रुपये आता है, तो दिस इज कॉल्ड नेट कैश फ्लो। वो कहते हैं कि जब आप कोई कारोबार, कोई एसेट, कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो आपने देखना है कि उसमें से हमें कैश का इनफ्लो कितना आएगा, नेट कैश इनफ्लो कितना आएगा। उसकी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ले लें और उसको डिस्काउंट करें, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, जो इंटरेस्ट रेट होगा, लेकिन यहां लफ्ज क्या लिखा होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये भी इंटरेस्ट रेट को ही कहते हैं। हम आगे चलेंगे जब फाइनेंस में तो इस बात की कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे। एएफसी लेवल पर आप ये समझेंगे इंटरेस्ट रेट ही है, जो रेट क्वेश्चन में गिवन होगा वही हमने इस्तेमाल करना। वैसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है आप जब कोई कारोबार करते हो, भी मैं एग्जांपल लूंगा उसमें थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा, तो आप कहते हैं यार इस कारोबार से कम से कम मुझे इतना तो बचना चाहिए ना। तो ये एक सिनेरियो है कि लाइक मैं ऐसे कहता हूं, पहले मैं आसान करके इसको समझाता हूं फिर थोड़ा कम्प्लेक्स करता हूं। फर्ज करें आप के पास कोई एक प्रोडक्ट है जिसको आप किसी शख्स को 500 रुपीज में बेच सकते हैं। जरा तवज्जो रखें, क्या हुआ, आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है जिसको आप 500 रुपीज में बेच सकते हैं, इतने का खरीदार है। अगर आप ये कारोबार करना चाहते हो, आप कहते हो यार ये ठीक है मैं ये बेचा करूंगा, आप कितना प्रॉफिट रखना चाहते हो भाई, इसी को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। आप कहते हो सर मैं कम से कम 20%, 20% ऑफ सेल प्रॉफिट रखना चाहता हूं। इसका मतलब है 500 का 20%, 100, ये आपका रिक्वायर्ड प्रॉफिट है। अगर आप रिक्वायर्ड प्रॉफिट माइनस कर दें तो इसका मतलब है पीछे जो मैन्युफैक्चरर है आप उससे मैक्सिमम ये चीज कितने की खरीदें, 400 रुपए की खरीदें। क्या निकला, ये क्या था, फ्यूचर कैश फ्लो था ना। इस चीज से आपको फ्यूचर में 500 रुपए आएंगे, उसमें से आपने अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस किया तो पीछे क्या निकल आया, मैक्सिमम परचेज प्राइस निकल आई ना। कोई एक प्रोडक्ट थी, ये एक प्रोडक्ट थी, मैंने आपको दी, मैंने कहा इसे देखो आप कितने की बेच सकते हो, आपने जाकर कहा सर ये 500 की बिक जाएगी। अब आप सोच रहे हो मैं पीछे कितने की खरीदूं ताकि मुझे 100 रुपए बच जाएं। ये आपको समझाने के लिए मैंने एक सिर्फ एग्जांपल ली है कि अगर हम रिक्वायर्ड प्रॉफिट माइनस कर दें तो बाकी जो अमाउंट बच जाती है वो हमारी परचेज प्राइस बच जाती है। चले इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक एंगल इसका ट्विस्ट करते हैं। इसका मतलब है 3 काम करने हैं ना हमने। फ्यूचर कैश फ्लो देखना है, इस चीज से, इस कारोबार से, इस मशीन से, इस गाड़ी से, इस कॉलेज से मुझे फ्यूचर में कितने पैसे मिलेंगे। हो सकता है कोई चीज आपने जैसे राइट्स खरीद लेते हैं ना, आपने कोई 5 साल के राइट्स खरीदे तो आप देखोगे यार 5 साल में मुझे क्या कैश आएगा। तो पॉइंट नंबर 1 फ्यूचर कैश फ्लो कितना आएगा। नंबर 2 रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इसको इसमें से माइनस कर दें तो आपकी क्या निकल आएगी, प्रेजेंट वैल्यू। यानी इस कैश फ्लो की इस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो क्या निकल आएगा हमारे पास, मैक्सिमम प्राइस निकल आएगी। इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं, अब बात आपको क्लियर हो जाएगी। पहले मैं थोड़ी सी आपकी एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। टॉम वांट टू परचेज अ शॉप फॉर 5 ईयर। टॉम के पास किसी शॉप का ठेका मिल रहा है, आप ऐसे समझें, शॉप परचेज नहीं कर रहा बल्कि शॉप चलाने के राइट्स मिल रहे हैं कि यार आप हमारा कॉलेज है, आप हमारी बुक शॉप चला लें 5 साल के लिए, बताएं हमें कितने पैसे देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, 5 साल एक्सपेक्टेड नेट कैश इनफ्लो
75,000 पर ईयर। टॉम जो बुक शॉप चलाकर, उस शॉप को चलाकर जो पैसे कमाएगा पर ईयर, वो 75,000 रुपीज़ होंगे। खर्चे माइनस करके नेट कैश इनफ्लो कितना होगा? 75,000 रुपीज़। If the required rate of return is 20%, what should be the maximum price? अगर टॉम कहता है यार इस कारोबार से मैंने 20% प्रॉफिट कमाना है, तो बताइए टॉम जब ये राइट्स लेने लगा है किसी कॉलेज में जाकर तो कितने पैसे पे करे? बात सिनेरियो समझ आ गया? फिर समझे। टॉम ने एक शॉप के राइट्स मिल रहे हैं कि अगले 5 साल तक वो इस शॉप को रन करे। जब वो इसको रन करे तो जाहिर है वो जैसे कहते हैं ना, ठेके पे चीज ले ली आपने, तो कितना पैसा? टॉम अब अपना हिसाब लगाना चाहता है, मैं कितने की ये शॉप का राइट खरीद लूं कि 5 साल तक ये शॉप मैं रन करूंगा। टॉम ने सबसे पहले देखा मुझे इस शॉप से क्या आएगा, तो पता चला अगले 5 साल, तवज्जो करें अब, अगले 5 साल 1 to 5 75,000 रुपीज आएंगे। इसका मतलब है आर कितना आ रहा है? 75,000। टॉम का रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है? 20%। एनुअल है तो यही पी भी यही हो गया 20%। टॉम ये शॉप कितने की खरीदे? एन कितना हो गया? 5 - 1 + 1 5। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, बस यही हम सीख रहे हैं। किसी कारोबार से जो नेट कैश फ्लो आएगा उसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो ये मैक्सिमम प्राइस है जितने की टॉम ये परचेज कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? 75,000 इंटू 1 - 1.2 raised to power -5 over 0.2। ये वो वैल्यू है जितने का टॉम ये एसेट परचेज कर सकता है। अगर हमें किसी चीज की फ्यूचर वैल्यू में उसका बेनिफिट कैश फ्लो पता चल जाए तो हम आज उसे कितने का खरीदें, ये बात मालूम करनी हो तो फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लें। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। टॉम वांट टू परचेज अ मशीन। अब और थोड़ी बात क्लियर होनी चाहिए आपको। टॉम वांट टू परचेज अ मशीन फॉर 5 ईयर। एक्सपेक्टेड सेविंग इन कॉस्ट ड्यू टू मशीन विल बी 50,000 पर ईयर। टॉम एक मशीन खरीदने जा रहा है जिससे फायदा क्या होगा? उसकी कॉस्ट में सेविंग आ जाएगी 50,000 पर ईयर। इसका मतलब है फ्यूचर में एक बेनिफिट तो ये है कि ईयर 1 से लेकर ईयर 5 तक 50,000 सेव होंगे फ्यूचर कैश फ्लो। मशीन विल बी सोल्ड फॉर 120,000 एट द एंड ऑफ ईयर 5। और एक फायदा यह भी होगा कि T5 में हमें 1,20,000 की ये मशीन सेल भी हो जाएगी। 2 फायदे हो रहे हैं हमें इस मशीन को खरीदने के। तवज्जो करें तो 2 बेनिफिट हो रहे हैं आपको। एक बेनिफिट एन्युटी की शक्ल में हो रहा है, इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। रादर आई कैन से ऑर्डिनरी एन्युटी की शक्ल में हो रहा है। और दूसरा बेनिफिट 1 ऑफ हो रहा है, जिसे हम रैंडम बोल रहे थे ना शुरू में। 1 ऑफ, एक दफा पैसे आएंगे 5वें साल में 1,20,000। अच्छा जी, रेट ऑफ रिटर्न क्या है? RN कितना है? 20%। तो RP भी 20% हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? अब हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब 2 प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। एक एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू इसकी, और एक सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू। आपको पता है 2 प्रेजेंट वैल्यू, 2 कैश फ्लोज आ गए ना, एक एन्युटी की शक्ल में और दूसरा सिंगल अमाउंट। एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? आप देखिए, टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? टोटल प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? R इंटू 1 - 1 + RP - N ओवर RP।
प्लस एक इसकी T5 पर एक अमाउंट पड़ी हो, एक अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है 1 प्लस आर पी रेज टू पावर माइनस एन। डेटा पुट करता हूँ 50,000 इंटू 1 माइनस 1.2 रेज टू पावर -5 ओवर 0.2 ये एनवटी, प्लस एक सिंगल अमाउंट 1.2 रेज टू पावर -5 और अमाउंट कितनी है मल्टीप्लाइड, क्या है पहले मल्टीप्लाई कर लें क्या है बाद में कर लें, मल्टीप्लाइड बाय 120,000 यानी फ्यूचर वैल्यू यहां लिख देता हूं सिंगल अमाउंट और एनवटी। अब ये कंपोजिट हो गया काम थोड़ा सा, कल के लेक्चर में हमने वैसे करना भी है इस काम को, हम थोड़ा ये वाली जो हमारी स्किल है इसको थोड़ा हमने स्ट्रेंथन करना है कि इस तरह के काम को हम कैसे ग्रिप में लाएंगे और कैसे लेकर आगे चलेंगे। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? क्या हुआ, टॉम एक मशीन परचेज करना चाह रहा है, जैसे ही कोई एसेट खरीदना है हमने क्या करना है, हमने देखना है इस एसेट से हमें फ्यूचर में यानी खरीदने के बाद क्या क्या फवाइद हासिल होंगे, क्या कैश आएगा, बचत होगी। मैंने कहा जी एक फ़ायदा होगा कि 50,000 रुपये हमारी कोई कॉस्ट बच जाएगी, शायद पहले कोई 2 लेबर के लोग रखे होते होंगे वो निकाल देंगे, ये काम मशीन कर लेगी, या हो सकता है ये मशीन ज़्यादा एफिशिएंट हो, बिजली का बिल बच जाए, वट एवर 50,000 हमें एक साल में सेविंग आएगी। अच्छा फिर कहते हैं 5 साल के बाद हम इस मशीन को बेच देंगे, 1,20,000 वो आएगा। तो इसका मतलब है 2 तरह के फ्यूचर कैश फ्लो है, एक तो हर साल 50,000 50,000 50,000 50,000 5 साल इसकी हमने एन्युटी बना दी, और एक कैश फ्लो एक ही मरतबा आएगा 1,20,000 उसको हमने कह दिया ये भी। इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। हम टूल तो यही सीख रहे थे ना, अलग अलग अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको याद है हमने उसके ऊपर बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात की थी। तो दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर आप गौर करें, हम बड़ा करीब पहुंच गए हैं उस बिल्डिंग के, वो जो हम एक कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, कि कितने एस्पेक्ट इसके अंदर कवर हो गए हैं। तो 4 एस्पेक्ट कवर हो गए हैं, एक 5वां एस्पेक्ट बचा हुआ है। चलें मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और आपके साथ रीड कर दूं, 5वें एस्पेक्ट पे फिर कल के लेक्चर में ही आएंगे। Tom want to purchase a machine for 5 years. Expected saving in cost due to machine will be 75,000 per month. Machine will be sold 150,000 at the end of year. लेकिन अब ये सेविंग क्या है पर मंथ, तवज्जो करें। If required rate is 20% compounded monthly. नंबर 1 2 चीजें, एक T12 60 75,000 इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और एक T60 बेचेंगे एट द एंड ऑफ ईयर 5। तो अब क्योंकि मंथ ही काउंट करने हैं ना, तो 60th मंथ में कितने पैसे आएंगे 1,50,000। ये एन्युटी और ये सिंगल पेमेंट, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब एन्युटी का डाटा लिखते हैं। एन्युटी का आर कितना है 75,000, एन कितना है 60 - 1 + 1 is 60, आर एन कितना है 20%, आर पी कितना है 20 / 12 आ जाएगा ना। ओके यहां से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, और जो हमने सिंगल अमाउंट निकालनी है वो कहां पड़ी है 60 पर पड़ी है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेंगे माइनस, देखिए मैं दोनों की इकट्ठी लिखता हूं, आर 75,000 इंटू 1 - 1 प्लस, अब मैं उसी तरह लिख देता हूं आपको 20 / 12, लेकिन मुझे फिर परसेंट का साइन, क्योंकि कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है, मैं दानिस्ता जैसे लिख रहा हूँ, रेज़ टू पावर -60, बस 5 मिनट और, इसके बाद हो गया जनाब अली 20 / 12%। ये तो प्रेजेंट वैल्यू निकल आई किसकी एन्युटी की, प्लस मैं यहां लिख देता हूं प्लस, आगे भी लिख सकता था।
ये जो सिंगल पेमेंट है इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूं? 1,50,000 इंटू 1+20/12%। आप कैलकुलेटर में ऐसे ही लिख दिया करें, ना पीरियोडिक रेट निकालें, एक ही बात है, कैलकुलेटर खुद ही निकाल देगा। रेस टू पावर -60, यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये रेस टू पावर 60 का मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है, ये अपना अपने फार्मूलाज लग रहे हैं। यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितने जंप्स पीछे आना था। सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं आप बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता चल गया। तो भाई अगर ये दोनों इकट्ठी आ जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब हम एक ही सवाल में एक एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं और एक सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, और दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम टूल्स सीख रहे हैं, मेरी इस बात को याद रखें, छोटे छोटे टूल्स सीख रहे हैं, इन टूल को इकट्ठा करके क्वेश्चन बन रहे हैं। हमने देखा था शुरू में, हमने बड़ी बात की इसके ऊपर कि टाइमलाइन पर फॉरवर्ड जाने के टूल्स क्या हैं, सिंगल अमाउंट्स के फॉरवर्ड जाने के टूल क्या हैं, एनवीटी के फॉरवर्ड जाने के टूल क्या हैं, रिवर्स आने के टूल्स क्या हैं, सिंगल अमाउंट के रिवर्स आने के टूल क्या हैं, एनवीटी के रिवर्स आने के टूल क्या हैं। इसके ऊपर कल के लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा दोबारा भी एक वो दूंगा, ब्रीफिंग दूंगा, ठीक है ना, ताकि ये दोनों तीनों टूल को हम और ज़्यादा एक मर्तबा कंसंट्रेट करके अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बेहतर कर लें। तो बस उसके बाद कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह ताला। तो इस लेक्चर को आज आप अच्छी तरह देखिए, इसमें गिवन क्वेश्चन को एक से ज़्यादा मर्तबा कम से कम सॉल्व करें, यानी 2 मर्तबा मिनिमम, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक मर्तबा आपकी ग्रिप में आए, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लैरिटी में आए। उसके बाद आप इसको आगे लेकर चलेंगे। कल होगी जी मुलाकात इंशाअल्लाह ताला। यहाँ से